हाय, आप सब कैसे हो। तो भाई आज से शुरू करते हैं क्लास 6 की साइंस और हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। ठीक है, आपकी बुक में जो चैप्टर दिया गया है उसी को हम पढ़ेंगे, उसी का मतलब समझेंगे, आखिर ये चैप्टर क्या कह रहा है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से आ गया तो इसका मतलब जो भी क्वेश्चन अगर चैप्टर से निकाल कर दिए जाते हैं उसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज ही एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो ये बात हमको आखिर क्यों बोली गई है? आज हमने क्या खाया था, कल हमने क्या खाया था, हमने जो कल खाया था वो क्या सेम टू सेम आज भी हमने वही खाया है? इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमारे साथ किए गए हैं। आखिर ये क्यों किए गए हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर में प्रतिदिन सेम खाना तो बनता नहीं है। आज हमारे यहाँ कुछ बना है, कल हमारे यहाँ कुछ और बना है, परसों हमारे यहाँ कुछ और बनेगा। जैसे कि आज कल की बात करते हैं, कल मैंने दाल खाई थी, आलू की सब्जी खाई थी। आज की बात करते हैं तो मैंने भिंडी खाई है और नाश्ते में चाउमीन खाई है। इस तरीके के भोजन जो हैं वो हमने किए हैं जो कि कल से अलग हैं। आज हम कुछ और खाते हैं तो कल हमारे घर में कुछ और बनेगा। ठीक है यार, ये क्लास में आना चाहते तो भाई इनसे भी मिल लो। हम ऑनलाइन नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि मैं लाइव आ रही हूँ तो मैं लाइव नहीं हूँ। ठीक है, जब लाइव हो गए तब तुम आ जाओ। अभी ठीक है, हो गया अब तुम्हारा। अब जाओ हमको पढ़ाने। अब डिस्टर्ब मत करो, बाय। तो भाई चलते हैं। अब हमारी हेडिंग दी गई है पहली, वो दी गई है विभिन्न खाद्य पदार्थ। ठीक है, विभिन्न खाद्य पदार्थ। ये खाद्य पदार्थ आखिर होता क्या है भाई? जो चीज़ें हम खाते हैं वही हमारे क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ होते हैं। जो भी हम खाएं वही हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं। मतलब जो चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, वो क्या है? हुए हमारे खाद्य पदार्थ। ठीक है, और यहाँ पे क्रियाकलाप एक दिया गया है। क्रियाकलाप में इन्होंने दिया है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आपके जो क्लासमेट वगैरह हैं उनसे आपको बात करनी है, एक क्रियाकलाप करना है, मतलब एक छोटा सा प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। आप कह सकते हो कि आपको अपने दोस्तों से पूछना है कि भाई वो पूरे दिन में क्या खाते हैं। ठीक है, फिर आप कंपेयर करना है कि आप पूरे दिन में क्या खाते हैं और वो अलग अलग खाते हैं, कैसा खाते हैं, किस टाइप का खाना खाते हैं। तो ये क्रियाकलाप जो है, अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या कहा है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। फिर यहाँ पे दिया गया है, यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। मतलब हो सकता है कि आपके दोस्त जो हैं कहीं और स्टेट के रहने वाले हों, जैसे कि आप मान लो, जैसे मैं यूपी की हूँ, आप पता नहीं हो सकते बिहार के हो या आप पंजाब के हो सकते हो, कहीं भी। जैसे कि हमारे यूपी का खाना अलग है, पंजाब का खाना अलग है, अलग अलग जगह का अलग अलग खाना होता है। तो यही बात बोली गई है। फिर इन्होंने कहा है कि सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, उनकी जानकारी लेनी है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। फिर हमें एक सारणी टाइप में बनानी है। जैसे कि उन्होंने एक सारणी दी गई है, इसमें लिखा है हम क्या खाते हैं। क्या लिखा है? हम क्या खाते हैं। उसके बाद इन्होंने सारणी में जो क्या दिया गया है, विद्यार्थी और दोस्त का नाम लिखना है आपको। फिर पूरे दिन में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ, मतलब पूरे दिन में वो क्या खाते हैं वो हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। जैसे कि इस खाद्य पदार्थ में हमको क्या दिखाया गया है, मैं आपको क्लियर विजिबल हूँ ना? ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एक केला का पत्ता रखा गया है, उस पर चावल है, दाल है, और सांभर है। ठीक है, और साथ में नारियल की चटनी, जैसे कि जो हमारा इडली, ये चावल नहीं, मुझे चावल लगाता है, एक्चुअली ये इडली है। ठीक है, इडली सांभर दिया गया है और साथ में मछली है और एक जगह पे दाल रखी गई है। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग जगह के अलग अलग खाद्य पदार्थ है। जैसे कि ये जो सांभर और इडली वाला जो आइटम है, जो मोस्टली अब तो पूरे भारत में ही खाने जाने लगा है, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है वाकई में बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो मेन फूड जो है ये साउथ की तरफ का है। ठीक है,
मछली वगैरह जो हैं वो कहाँ खाना पसंद करते हैं, तो ये जो हमारे बंगाल साइड में, ठीक है, पूर्व साइड में ये चीज़ जो है ज़्यादा खाए मतलब लोग पसंद करते हैं। अब चलते हैं आगे। इन्होंने लिखा है अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, ठीक है, हम अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते ही हैं। फिर लिखा है खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। भाई ये जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो चीज़ें ही किससे बनी है। सबसे मेन बात तो यही है कि ये जो हम चीज़ें खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये सब जो हम खा रहे हैं ये आखिर ये बना किससे है। तो भाई इन्होंने दिखाया है यहाँ पे एक कटोरा बाउल दिया गया है मिट्टी का, उसमें क्या रखा है, चावल दिए गए, राइस रखे गए हैं। फिर इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने कहा है पके चावल के बारे में सोचो। मतलब ये चावल जो कटोरे में रखा है इसके बारे में सोचो। सच बताऊं तो मुझे 10th तक खाना पकाना नहीं आता था। क्या हो जाता है कि मेरी शायद नानी नहीं, मेरी जो दादी थी जिनको मैं अम्मा बोलते थे, एक्सपायर हो जाती हैं और घर में मम्मी पापा मतलब कोई भी नहीं होता है। हम थोड़े 1-2 दिन तो हम लोग गाँव में रहे क्योंकि, और वापस हम लोग आ गए। अब दीदी भी शायद गाँव पे ही रुक गई थी और मुझे खाना बनाना नहीं आता था। मुझे उस टाइम चावल भी बनाना नहीं आता था, बस मुझे खाना आता था। मैं सोच रही थी कैसे क्या करूं। फिर मेरे पड़ोस में चाची आई, उन्होंने मुझे बताया कुछ नहीं करना है चावल बनाने में, बस कुकर लो, कुकर में मतलब चावल धुल के डाल दो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, बस चावल तैयार। मुझे इतना भी नहीं पता था। खैर अब तो मैं खाना अच्छे से बना लेती हूँ, ठीक है। ये तो रही बात। लिखो इन्होंने क्या बोला है कि हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हम दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। मतलब चावल बनाने में, मैंने क्या बताया, चावल बनाने में किसका यूज किया, हमने नमक भी नहीं डाला चावल बनाने में। हमने क्या लिया, चावल लिया, उसको पानी से अच्छे से धुल लिया, वो तो धोने का काम हुआ, उसमें पानी का यूज़ किया, वो बात अलग है। लेकिन चावल बनाने में हमने क्या लिया, चावल लिया, पानी लिया, बस 2 चीज़ों की आवश्यकता हुआ। मतलब हमने इसमें कितने पदार्थ यूज किए चावल बनाने में, सिर्फ 2 पदार्थ यूज किए हैं। एक तो लिया है हमने चावल और दूसरा लिया है क्या, दूसरा लिया है हमने पानी, ठीक है। तो कितने पदार्थों का यूज़ किया है चावल बनाने में, सिर्फ 2 पदार्थों का यूज किया है। अब ये जो हम पदार्थ बोल रहे हैं, 2 चीज़ जो बोल रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघटक बोलते हैं। फिर से बोलो, ये जो हम चीज़ें यूज कर रहे हैं खाना बनाने में, ये जो हम 2 पदार्थ यूज कर रहे हैं, इनको हम, इन चीज़ों को हम पदार्थ भी बोल सकते हैं और या संघटक भी बोल सकते हैं। तो चावल बनाने के लिए कितने संघटकों की आवश्यकता हुई है, तो 2 संघटक की आवश्यकता हुई है। एक तो हुई हमारी चावल और दूसरा हुआ हमारा क्या, पानी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। मतलब अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर हमें सिर्फ चावल बनाना होता था तो हमें 2 पदार्थ मतलब संघटक, इनकी आवश्यकता हुई थी। अब हम जैसे कि हम सब्जी खाते हैं, कई सारी चीज़ें खाते हैं, इनके लिए हमें कई और पदार्थों की आवश्यकता होती है। पदार्थ मतलब संघटक, कई और संघटकों की आवश्यकता हुई। जैसे कि हमने सब्जी बनाई, सब्जी बनाने के लिए हमें तेल चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए, कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। मतलब कई सारे संघटकों की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं अपने क्रियाकलाप नंबर 2 पे। तो क्रियाकलाप नंबर 2 जो है वो हमारा क्या है, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम, उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण 1.3 में दिए गए, कुछ अन्य को सूची में जोड़िए। मतलब यहाँ पे जो हमको दिया गया है, ठीक है, हमें जो हमने सूची बनाई थी कि हमारे दोस्त क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उनकी हमने सूची बनाई थी। वो चीज़ें जो हैं वो उन चीज़ों को बनाने में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता हुई है, ठीक है, वो हमें पता करना है कि क्या क्या संघटक हमारे यूज हो रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि कच्ची सामग्री दी गई, एक सारणी हमारी दी गई है, ठीक है। क्या दी गई है? सारणी दी गई है जिसमें लिखा है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ में जैसे रोटी, जिसको हम चपाती भी बोलते हैं, दूसरा हमारा दाल है, हो सकता है आपका दोस्त जो है कुछ और खाता हो, ठीक है। वहाँ पे आप लिख सकते हैं खाद्य पदार्थ में। जैसे कि रोटी बनाने में हमें किसकी आवश्यकता होती है? आटा लगता है, पानी लगता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता। अगर आप डालना चाहो तो दूध भी डाल सकते हो और थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, जीरा, अजवाइन, ये आपकी मर्जी है। पर फिलहाल रोटी बनाने के लिए पानी और किसकी आवश्यकता होती है? आटे की आवश्यकता होगी। तो रोटी बनाने में सिर्फ 2 संघटक ही लगते हैं हमारे, जल और आटा, ठीक है। दाल की बात करते हैं तो दाल के संघटक कौन कौन से हैं? ये जो संघटक हैं यही हमारी क्या है? कच्ची सामग्री हैं, ठीक है। यही हमारी क्या है? कच्ची सामग्री हैं, जैसे कि कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और मसाले। अगर आप मसाले डालना चाहो तो मसाले, ठीक है। तो इस तरीके की सूची जो है वो आपको बनानी है, ठीक है। तो भाई अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। ये लिखा है हमने क्या देखा। भाई अब आपने खुद ही देखा होगा, अगर आपने वाकई में प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने कुछ वाकई में देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? मतलब हमने देखा कि भाई सब्जी बनाने का हमारा सेम तरीका होता है, किसी चीज़ की भी हम सब्जी बनाएं, बस थोड़ा सा एडिशन कभी एक्स्ट्रा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तरीका हमारा सेम ही रहता है। तो हम जब हमारा तरीका सेम रहता है तो मतलब कुछ चीज़ें, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं तो हल्दी तो कुछ जैसे हमारी सब्जियाँ हुई, जैसे सोया आलू हुआ, या कुछ 1-2 सब्जियाँ हैं जिनमें हल्दी नहीं पड़ती है, उसके अलावा बाकी लगभग सब में हल्दी पड़ती है। जैसे कि हल्दी जो हो गई है वो हमारी कॉमन हो गई है, सभी सब्जियों में कॉमन हो गई। जैसे हमारा दोस्त कुछ और लाया, हम कुछ और लाए, उसकी भी मतलब सब्जी में भी हल्दी पड़ी, हमारी भी सब्जी में हल्दी पड़ी, तो कुछ चीज़ें जो वो हो गई हैं वो हमारी क्या हो गई हैं? कॉमन हो गई हैं, ठीक है। फिर अब इन्होंने कहा है कि अच्छा ये जो संघटक है, मतलब ये जो हमारे खाना बनाने में प्रयुक्त हो रहे हैं, ये जो संघटक हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो संघटक हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? तो भाई यहाँ पे लिखा है खाद्य, हमारी दूसरी हेडिंग है, ये लिखा है खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत। मतलब ये जो खाद्य का सामग्री हमको दिखाई गई है, इसके स्रोतों की बात की गई है। आखिर इसके स्रोत क्या होते हैं? स्रोत का मतलब होता है ये चीज़ें हमको कहाँ से मिली हैं, ठीक है। स्रोत का मतलब हुआ है कहाँ से मिली हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2 में सूचीबद्ध कुछ सामग्री, कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी का स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ जो हमारे पास कच्ची सामग्री हैं, ठीक है, इनका स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। इतना मतलब हम कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि ये हमको कहाँ से मिलती हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने लिखा है या कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। भाई ये जो हमारे हम चीज़ें खाते हैं तो ये बच्चे को पता होगा कि ये चीज़ें जो निकली हैं, मतलब ये चीज़ें जो कच्ची सामग्री हमारे पास है, सब्जी है, ये है, हो सकता है छोटा सा बच्चा हो इतना दिमाग ना लगा पाए दाल कहाँ से आई, पर वो सब्जी देखकर इतना तो अनुमान लगा ही सकता है कि ये सब्जी है तो मतलब पेड़ पौधों से ही आई होगी। अब आपको भी ये पता ही होगा कि ये सब्जियां जो हम खाते हैं, ठीक है, फल फ्रूट्स जो खाते हैं, ये हमारे भी पेड़ पौधे से ही आते हैं। फिर लिखा है गेहूं और चावल का स्रोत क्या है, ठीक है। क्या बात की जा रही है? गेहूं और चावल के स्रोत की बात की जा रही है कि ये मतलब गेहूं और चावल का स्रोत क्या है, ठीक है। स्रोत को हम इंग्लिश में सोर्स भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पत्तियां देखी होंगी, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? अनाज प्राप्त होता है। तो मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पत्तियां देखी होंगी, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है भाई गूगल करो, आपको मिल ही जाएगा। गेहूं और धान के खेत जो हैं उनकी पत्तियां वगैरह आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इनसे ही ये जो पौधे होते हैं, इनसे ही हमें क्या प्राप्त होता है? इनसे ही हमें प्राप्त होता है अनाज। यही अनाज जो दाल, गेहूँ, चावल, ये सब जो हैं वो हमारे अनाज ही होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जैसे कि कुछ पादप पदार्थ में हमको क्या दिखाया? पादप पदार्थ हम आपको पहले तो बता ही देते हैं। ये पादप पदार्थ जो हैं वो क्या होते हैं? तो पादप पदार्थ वो होते हैं जो पेड़ पौधों से मिलते हैं। पादप का मतलब ही होता है पेड़ पौधे, ठीक है। पादप का मतलब क्या होता है? तो पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। जैसे ये फ्रूट्स वगैरह दिए गए हैं, ठीक है, ये हमको फ्रूट्स जो दिए गए हैं किससे मिलते हैं? ये हमको मिलते हैं
किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दाल दी गई है, ठीक है, ये हमको कहाँ से मिली? ये भी हमें पेड़ पौधे से मिली। फिर अब चलते हैं हम यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ ये जो हमारी कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे थे हम। यहाँ पे लिखा है कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब कि कुछ का जैसे मोस्टली जो हमारे इंडिया में क्या है, मोस्टली जो है वो कैसे हैं, वेजिटेरियन है। पर प्योर वेजिटेरियन तो होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम डेली लाइफ में शक्कर यूज़ करते हैं तो शक्कर को अगर देखा जाए तो वो वेज में आ ही नहीं सकती। कहा जाता है कि जो हमारी शक्कर होती है वाइट कलर वाली, प्योर वाइट कलर वाली होती है, उसमें हड्डियों का चूरा लगाया जाता है, जिस वजह से वो वाइट होती है। पर फिर भी लोग अपने आप को वेजिटेरियन बोल देते हैं। जैसे कि मैं एक प्योर वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं एक वेजिटेरियन हूँ ओनली। अब है हमारा क्रियाकलाप। तो ये क्रियाकलाप जो है तीसरा हमसे क्या कह रहा है, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण 1.3 में सारणी जो हमारी 1.3 दी गई है उसमें दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ठीक है, ये हमको बताना है। जो क्रियाकलाप 3 जो है वो हमें करना है, उससे हमारे क्या निष्कर्ष निकल के आते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ खास दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे मतलब ना बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे कि यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है धान का खेत। क्या दिख रहा है? धान का खेत दिख रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे खेत जो हमारे बना हुआ है, जो हमारा खेत बना हुआ है उसमें जो पेड़ लगे हैं एक सीध में लगा के रखे गए हैं। आप देख सकते हो एक लाइन में बना के रखे गए हैं, या आप कह सकते हैं एक रो में बना कर रखे गए हैं। ये जो हमारे पेड़ पौधे, मतलब ये जो हमारे खेत में खेती की जाती है, तो इनमें भी पैटर्न होना चाहिए। जो हम पौधे लगाते हैं, जिसकी हमें खेती करनी है, उनको भी एक पैटर्न में लगाते हैं। ठीक है, पैटर्न में लगाने का एक रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे गेहूं का परिवहन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अनाज के स्रोत में हमको धान दिया गया है, गेहूं दिया गया है। और परिवहन मतलब भाई गांव में क्या होता है, अब तो ट्रैक्टर वगैरह चलने लगे हैं ये, लेकिन अभी भी हमारे भैंस गाय वगैरह जो हैं इस तरीके से लड़ी में जोड़कर उनके बोरे में भरकर अनाज को ले जाया जाता है, इसलिए उन्होंने इसका परिवहन दिखाया है। अब चलते हैं आगे पे लिखा हुआ है क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल आदि इत्यादि के स्रोत हैं। मतलब कि जो हमारे खाद्य सामग्री जो संघटक बताए गए हैं, ये हमारे अन्न, सब्जी, ये फल, ये सब हमें किससे बताए गए? पादप से बताए गए हैं। फिर इन्होंने कहा है जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो आपने देख लिया कि अगर जंतुओं से हमें उत्पाद चाहिए तो इनमें से मीट, मांस, मछली और दूध वगैरह ये शामिल है। फिर उन्होंने कहा गाय तथा बकरी, भैंस जो हैं दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। मतलब नॉर्मली अगर हम बात की जाए कि हम अगर दूध यूज़ जो करते हैं चाय में दूध पीने के लिए, वो हम भैंस, गाय और बकरी मोस्टली इसका ही यूज़ करते हैं। वैसे ऊँट का भी दूध पिया जाता है, पर ये कॉमन नहीं है मिलना। इन 3 लोगों का दूध जो है मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर, मतलब कॉमन है, क्योंकि ये पाले ही इसीलिए ही जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम। ठीक है, मतलब कि कुछ दूध के उत्पाद इन्होंने बताए हैं, मक्खन और क्रीम, ये जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। ये भी मक्खन, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। मतलब दूध के उत्पाद से ही ये हमारे मक्खन, दही, घी, पनीर, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे दूध से ही बनती हैं। ठीक है, तो क्या आप कुछ अन्य जंतु के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो इस चीज़ का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे एक हमको सारणी दी गई है, सारणी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो हमको सारणी दी गई है, यहाँ पे लिखा है खाद्य व्यंजन, संघटक जिनसे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। तो ये जो हमको सामग्री खाद्य व्यंजन की बनानी है, इसमें हमें क्या करना है, हमको खाद्य मद,
मतलब कि हमें जैसे खाने वाली जो भी चीज़ है, जैसे कि इडली हुई, चिकन करी हुई, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। ये इनकी कच्ची सामग्री, मतलब इनके संगठक क्या क्या हैं वो हमें लिखते हैं। जैसे चावल, उड़द की दाल, इडली की बात कर रहे हैं। इडली जो होती है किससे बनती है? चावल से, उड़द की दाल से। मतलब इन सब चीज़ों को मतलब प्रॉपर तरीके से जो भी इनका बनाने की रेसिपी होती है उससे उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। और स्रोत इनके क्या हैं? जैसे चावल भी हमारा किससे मिलता है? चावल भी हमें पौधों से ही मिलता है। उड़द की दाल भी हमें पौधों से मिलती है। नमक तो वैसे तो समुद्र से मिलता है, ठीक है। जल तो हमारे जीवन प्रदायिनी चीज़ है, ठीक है। चिकन करी की बात करते हैं। चिकन करी के लिए हमें चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, घी, तेल चाहिए, जल चाहिए। चिकन तो हमको जंतु से मिलता है, तेल घी हमें किससे मिलता है? पौधे और जंतु दोनों से मिलता है, ठीक है। सरसों का तेल अगर यूज़ कर रहे हो तो वो हमें पेड़ पौधे से मिल रहा है। घी यूज़ कर रहे हो तो वो हमें जंतु से मिला है, ठीक। घी कहाँ से मिलता है? दूध से बनता है, ठीक है। अब क्या है, घी दूध से नहीं बनता है, दूध की मलाई से बनता है, ठीक है। और मलाई कहाँ से मिली है? दूध से मिली ना, ठीक है। इनडायरेक्टली ये प्रोसेस हुआ है, पर हमें मिला किससे है? जंतु के द्वारा ही मिला है। खीर की बात करते हैं तो खीर बनने में दूध की आवश्यकता होती है, चावल की आवश्यकता होती है, चीनी की आवश्यकता होती है। दूध जो है जंतु से मिला, पर चावल जो है वो हमें कहाँ से मिला है? चावल मिला है हमें पौधों से, ठीक है। तो कई चीज़ों को मतलब कि हमारा जो भोजन बनता है वो जंतुओं और किससे? पौधों से की सहायता से हमको मिलता है, ठीक है। आप इतना समझ चुके हो कि जो हम भोजन खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, जो हमारा आहार होता है वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों और जंतुओं पर ही निर्भर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जो अगली हेडिंग है हमारी वो है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, ठीक है। तो ये हमको दी गई है, इसमें क्या दिया गया है? पौधे के हमें भाग बताने हैं, जंतु उत्पाद बताने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। तो पौधे क्या है? हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, क्योंकि अगर पौधे नहीं होंगे तो हर चीज़ ले पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। तो पौधे जो हैं हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। इस बात का मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं, अगर आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो तो इनडायरेक्टली पौधों पर आप निर्भर हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं करते हो कि गए और पौधों की पत्तियां जो है उठाकर खा ली, आप ऐसे नहीं करते हो। आप उसको प्रॉपर तरीके से पका के या कैसे भी आप खाते हो, ठीक है। पर वो जो आप ये खा रहे हो वो हमको कहाँ से मिला है? वो हमें अपने पेड़ पौधों से ही मिला है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप जंतुओं और पौधों पर निर्भर नहीं हो, आप पूरी तरीके से इन पर निर्भर हो। फिर यहाँ पे लिखा है हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो ये निर्भर करता है, जैसे कि कई सारे पौधे होते हैं, किसी की हम पत्तियां खाते हैं तो किसी का हम तना मतलब खाते हैं, किसी की हम जड़ खाते हैं तो किसी के हम फूल खाते हैं। ये निर्भर करता है कि पौधे का कौन सा हिस्सा जो है वो खाने योग्य है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। तो हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे कि पत्तियों की सब्जी में हुई नारी, पालक, ये सब चीज़ें जो हैं हम इनकी जड़ें तो नहीं खाते हैं ना, हम इनकी पत्तियां ही खाते हैं। फिर कह रहे हैं कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि पपीता हुआ, ठीक है, पपीते का फल खाते हैं। आम हुआ, आम का हम फल खाते हैं। केला हुआ, केला का हम फल खाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके सिर्फ हम फलों का यूज करते हैं, उनके बाकी के हिस्सों का यूज नहीं करते हैं। फिर कह रहे कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में लेते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि किस पेड़ का कौन सा हिस्सा जो है वो खाने के योग्य है। फिर इन्होंने बोला है कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों के चावल की पिट्ठी में डुबोकर या तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। मतलब अगर आपने नहीं खाया है तो इस चीज़ को आप ढूंढिए, बाजार में जाइए और ढूंढिए और इसका मजा लीजिए। आखिर ये सीताफल या काशी फल होता क्या है? सीताफल और काशी फल ये दूसरी जगह पे बोला जाता है। अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, मैं यूपी से हूँ, हमारे यहाँ सीताफल या काशी फल को
कद्दू बोला जाता है, ठीक है। तो कद्दू के वैसे कद्दू खुद एक फल है, मतलब कद्दू का जो पेड़ होता है उसका फल खाते हैं, ठीक है। पर कुछ लोगों ने खाई होंगी कद्दू के फूलों की पकौड़ी, ठीक है। चावल का हम बैटर बना लेते हैं, उसमें डुबो कर हम उसकी पकौड़ियाँ खाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वाकई में टेस्ट हमारे घर में कुछ दिन पहले ही बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, पर थोड़ा सा मतलब ये तेल ज़्यादा सोखती हैं। खैर वो तो बात दूर की, पर इसकी पकौड़ी वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको कभी दिखे येलो कलर के फूल होते हैं, अगर मुझे मिल गया आइसक्रीम कहीं पे तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी, तो आपको देख लेना कि कद्दू के फूल आखिर होते कैसे हैं, इनकी पकौड़ियाँ कैसे बनती हैं ये नहीं बताने वाली हूँ, कैसे होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल अब चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं, मतलब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग जो होते हैं खाए जाते हैं। तो भाई इस बात का मतलब क्या हुआ कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक चीज़ें जो होती हैं वो खाने योग्य होती हैं। जैसे अगर मैं बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पे उदाहरण खुद ही दे रखा है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सरसों का पेड़ दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं थोड़ा यहाँ से आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये जो पेड़ हमारा दिया गया है, ये सरसों का पेड़ दिया गया है, ठीक है। अब ये पेड़ होता क्या है, तो मैं आपके सबसे पहले तो इसके सारे पार्ट्स के बारे में बता दूँ। जैसे कि ये हमारी सबसे पहले यहाँ पे एक कली दिख रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये इसमें निकलते हैं हमारे फल, मतलब ये इस तरीके से बंद आकृति होती है जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। यही बीज जो होते हैं वो हमारे उसमें सरसों के दाने होते हैं, आपने देखे होंगे काले काले छोटे छोटे होते हैं, जो सांभर में डाले जाते हैं और ढोकला पे भी, मतलब हम तड़का लगाने के लिए मोस्टली इसका यूज़ करते हैं। और इसका हम इसको सुखा कर सरसों का तेल निकाला जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इधर साइड में नॉर्थ एरिया में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है खाना बनाने में, ठीक है। तो इसी फल में ही क्या होते हैं, सरसों के बीज होते हैं। और ये जो आप डंडी देख रहे हो ना, ये हमारी क्या है, तना है, ठीक है। इसको हम स्तंभ भी बोलते हैं। ये जो है वो हमारी क्या है, पत्तियां हैं। और ये आप यहाँ पे देखिए, ये जो हिस्सा हमारा दिख रहा है यहाँ से लेकर, यानी जो हिस्सा जमीन से ऊपर है, जमीन से पूरा हिस्सा जो ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ये बना हुआ है, इसको हम नॉड कहते हैं, ठीक है। 2 नॉडों के बीच की दूरी जो होती है उसको हम इंटर नॉड कहते हैं। और यहाँ पे इसको हम कलिका भी कहते हैं, ठीक है। साथ में अब हम नीचे का वाला हिस्सा देख लेते हैं, जैसे कि जो जमीन के अंदर होता है उसको हम कहते हैं मूल तंत्र। जो जमीन से ऊपर वाला हिस्सा होता है वृक्ष का, पौधे का, जो जमीन के अंदर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं मूल तंत्र। और जो जमीन से ऊपर वाला पूरा हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्ररोह तंत्र। प्ररोह का मतलब होता है ऊपर बढ़ता हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे तने के जस्ट नीचे वाली जो जड़ होती है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वही हमारा प्राथमिक मूल होता है। प्राथमिक मूल से ही हमारा पेड़ का बढ़ना स्टार्ट होता है। ये हमारी सबसे पहली जड़ होती है। प्राथमिक का मतलब फर्स्ट, प्रथम, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं प्राथमिक मूल। पहले तो आपको ये बता दें मूल का मतलब क्या होता है। मूल का मतलब होता है जड़, ठीक है। अगर आपको मूल का मतलब नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि मूल का मतलब होता है जड़। फिर यहाँ पे अब आपने देखा ये हमारा द्वितीयक मूल लिखा है। द्वितीयक मूल क्या होता है, ये जो हमारी मूल जड़ है, इससे आपने देखा इस तरीके से ये हमारी कुछ जड़ें निकली हुई हैं जिनको हमने द्वितीयक जड़ बोला है। आपके में टर्सरी मतलब तीसरी वाली तृतीयक जड़ दी नहीं गई है। अगर इनसे भी छोटे छोटे जो रेशे निकलते हैं उसको हम तृतीयक मूल बोलते हैं, पर आपके में दिया नहीं गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ था, क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं।
ठीक है। केले के बाद केले की बात करते हैं तो केले में तो हम सिर्फ केले के मतलब केले का जो फल होता है, केले के पेड़ का जो फल होता है उसी को हम यूज करते हैं। अगर कच्चे केले हैं तो उसकी हम चिप्स वगैरह बना लेते हैं या उसकी सब्जी वगैरह बना लेते हैं, पर पके जो केले होते हैं उनको हम खाते हैं। तो बात करते हैं केले के पत्तों की, तो केले के पत्ते के ऊपर खाना खाया, साउथ में केले के पत्ते के ऊपर खाना खाया जाता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके फल वो क्या बोलते हैं फूल वगैरह खाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और बात करते हैं यहाँ पे कुछ और पौधे हमारे कौन से हो सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक हिस्से खाए जाते हैं। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसके हम 2 या 2 से अधिक हिस्सों को खा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक पहेली दी है, तो पहेली में दिया है, पहेली जानना चाहती हैं कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कोई भी अन्य स्रोत है। मतलब अभी तक हम जो स्रोत पढ़ रहे हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं, एक तो पढ़ रहे हैं जंतु स्रोत, दूसरा पढ़ रहे हैं पादप स्रोत। जंतु स्रोत में हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लोगे तो अच्छा ही है। जंतु स्रोत में हमारा क्या आता है, दूध, दही, घी, ये सब, और मीट, मांस, मछली, ये सब जो है वो हमारा जंतु स्रोत है। ठीक है, और बात करते हैं पादप स्रोत की, जो हमारे फल हुए, फ्रूट्स हुए, सब्जी हुई, दालें हुई, अनाज हुई, ये जो है वो हमारे किस में आते हैं, वो पादप सोर्स में आते हैं, पादप स्रोत में आते हैं। अगर आपको लगता है इनके अलावा, जंतु और पादप के अलावा भी कोई तीसरा सोर्स है, तो हमको ये एक एज ए पहेली दिया गया है कि होता है कि नहीं होता है। अगर होता होगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं होता है तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ फिलहाल। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इन्होंने एक क्रियाकलाप दिया है। ठीक है, तो क्रियाकलाप जो है वो है हमारा 4th। ये कह रहे हैं सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं, जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ठीक है, ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं, इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। मतलब हमको बताने हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पौधे से मिलती हैं, पादप सोर्स वाली हैं, और कौन सी नहीं है, उसी के अनुसार हमें छांटना है। जैसे कि इन्होंने एक सारणी दी है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रही होगी, भोजन के रूप में पौधे के भाग। ठीक है, पहला जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। तो जैसे कि ये जो हमारी सारणी दी गई है, इसमें हमको पहला पार्ट मतलब जो हिस्सा हमें बांटा गया है उसमें क्या लिखा हुआ है, खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। मतलब जैसे कि हमें अब खाद्य पदार्थ जो है वो हमें खुद ही लिखने हैं कि कौन कौन सा सब्जी जो है हम खाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं। इन्होंने एज ए एग्जाम्पल जो है वो हमको बैगन का भरता दिया गया है। अब हमें इसके संगठक बताने हैं। जैसे कि संगठक में बैगन का भरता बनाने के लिए हमें संगठक मतलब पदार्थ, जिन चीज़ों से वो हमारा भरता जो है बैगन का बना है वो दिया गया है। जैसे बैगन का भरता बनाने के लिए हमने बैगन, मिर्च, मसाले, ये सब चीज़ें जो हैं यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस साथ में अगर हम तेल की बात करते हैं तो तेल हम अपनी मर्जी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब चीज़ें जो हैं वो अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो तेल जो हैं वो भी हमारे किससे मिले हैं, पौधे से मिले गए हैं। अगर आप वनस्पति तेल या घी यूज करते हैं तो वो हमारा जंतु, वनस्पति तेल भी हमारा किससे, पेड़ पौधे से ही मिला है। और घी की बात करते हैं तो घी जो है वो हमारा जंतु स्रोत है। जैसे कि बैगन की बात करते हैं, यहाँ पे तीसरा जो दिया गया है वो दिया गया है पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। मतलब पौधे का वो हिस्सा हमें बताना है जो संगठक देता है। मतलब ये जो चीज़ हमको मिल रही है, जिन चीज़ों से हम अपना भोजन बना रहे हैं, वो हमको पौधों के किस हिस्से से मिला है वो चीज़ हमें लिखना है। जैसे कि बैगन जो है वो हमें फल से मिला है, बैगन के पेड़ के फल से मिला है। ठीक है, मिर्च मसाले जो हैं वो भी हमारे फलों से ही, मतलब मिर्च मसाले का जो भी पेड़ है उसके फल मतलब बीज जो थे उनका पीस कर हमको ये मिला है, तो हम इसको ये फल के रूप में ही लिखेंगे। और ये जो बीज वगैरह हैं उनसे ही हमारा क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो कई मसाले ऐसे होते हैं जो हमें उनकी जड़ों से ही प्राप्त होते हैं। तो भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज जो है वो हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे, मतलब 2 बच्चे दिखाए गए हैं। ये कह रहे हैं अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं कि नहीं, कभी कभी वे विषैले भी हो सकते हैं। तो इस बात की, ये बात हमको क्यों बताई गई है, तो इस बात की जानकारी
तो ये बात जो है इन्होंने कहा है कि ये कभी कभी पौधे जो हैं विषैले भी हो सकते हैं। मतलब आपने जैसे पढ़ लिया कि हाँ हमारे जो हमारे इन्वायरमेंट में जो पेड़ पौधे होते हैं, कुछ की पत्तियां खाने योग्य होती हैं, कुछ की पत्तियां नहीं, कुछ के फल खाने योग्य होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल साफ साफ आपकी बुक में मना किया गया है। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियां क्या कहते हैं जहरीली होती हैं, किसी के फल जहरीले होते हैं। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो पता है, जो चीज़ खाई जाती है सिर्फ आप वही खाइए। आप खुद के ऊपर या किसी और के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है 5। इस क्रियाकलाप में हमको क्या दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा है मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें, ठीक है, तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है आपको? मतलब कि क्या करना है, इन्होंने कहा है मूंग लीजिए, चना लीजिए, ठीक है। अब वो क्या करना है, कुछ सूखे बीज लेना। मतलब ये जो मूंग जो है, चना जो है, वो हमारा क्या है, सूखे बीज है। मतलब अगर आपके पास सूखे बीज नहीं है तो इनको अच्छे से सुखा लीजिए, ठीक है। वैसे भी हमारे बाज़ार में सूखे ही बीज मिलते हैं, आपको बिल्कुल पेड़ से तोड़ा हुआ बीज तो नहीं दिया जाएगा, मिलेगा ही नहीं। मुझ बहुत ही ज़्यादा, हाँ अगर आपके घर में खेत वगैरह हो तो आप ले सकते हो। पर हम यहाँ पे जो बीज हमको मार्केट में मिलते हैं, चने की दाल हुआ, मतलब पूरा चना हुआ, और मूंग जो है हमारी साबुत वाली मूंग की बात की जा रही है और साबुत चने की बात की जा रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं, चने की दाल की बात नहीं की जा रही है, मूंग की दाल की बात नहीं की जा रही। जो हमारा पूरा बीज होता है, साबुत चना, साबुत मूंग के दाल की बात की जा रही है। इन्होंने कहा है कि भैया इसको अच्छे से धो लो, फिर एक गिलास में एक रात में आपका एक गिलास में अलग अलग इन दोनों को भर के रख लो, पानी में भर के इनको डाल के रख लो, ठीक है। फिर अगली सुबह आपको क्या करना है, इनका पानी जो है वो निकाल देना है और आपके पास सिर्फ बीज मिलेंगे। अब आप देखोगे, जब आप ये बीज देखोगे ना, तो थोड़े से फूले हुए, थोड़े से सॉफ्ट आपको नज़र आएंगे। इनको आप पानी में भिगोने से पहले थोड़े ये हार्ड थे, अब ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब आपने क्या कर लिया है, पानी को आपने निकाल दिया है। अब एक कपड़ा लेना है आपको, इन कपड़े में बांध कर आपको साइड में रख देना है, ठीक है। फिर अगले दिन जब आप देखोगे ना, तो आपको कुछ परिवर्तन नजर आएगा। अब परिवर्तन क्या नजर आता है, आइए यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि हमारी मूंग की दाल भिगोने से पहले कुछ इस तरीके की थी। अब जब हमने कपड़े में लपेट दिया, इसको भिगो दिया, ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा कि इसमें सफ़ेद सफ़ेद कुछ आकृतियाँ निकली हुई नज़र आ रही। मूंग की दाल से कुछ छोटी छोटी सफ़ेद आकृतियाँ जो हैं वो निकली हुई हमको दिख रही हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा मूंग, साबुत मूंग से अब हमारा क्या बन चुका है, ये बन चुका है अंकुरित मूंग। ऐसे ही चने, साबुत चने से हमारा क्या बन जाता है, अंकुरित चना। ये अंकुरित वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे अंकुरित चना हुआ, अंकुरित मूंग हुई, ये हमारे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कुछ छोटी छोटी आकृतियाँ बाहर निकल आती हैं, ठीक है। हाँ तो भाई बिल्कुल निकल आती हैं। फिर ये कहते हैं यदि हाँ तो अंकुरित हो गए। मतलब ये अगर हमने देखा कि छोटी छोटी ये सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर की आकृतियाँ, ठीक है, ये अगर आपको निकली हुई नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने दाल या चना भिगोया हुआ था, ये अंकुरित हो चुका है। ये कह रहे हैं यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं और पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए न छोड़ दें। मतलब अगर आपने जैसे कि 2 दिन का प्रोसेस किया, इसके बाद भी आपको अगर नहीं दिख रही है वाइट कलर की ये आकृतियाँ, तो अगले दिन भी आपको कपड़े में भिगोकर इसे रखे रहना है। तो मतलब 2-3 दिन में आप देखोगे कि ये कुछ छोटी छोटी जो आकृतियाँ वाइट कलर की निकली हुई हैं वो निकल के आ जाएंगी, ठीक है। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? भाई अगर हाँ आपको दिखाई देता तो हाँ बोल दीजिए, नहीं दिखाई देता तो मत बोलिए।
फिर यहाँ पे लिखा है कि अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। मतलब ये जो हमारे हमारे मूल रोम जो है वो निकल चुके हैं, ठीक है, इनको हम मूल रोम कहते हैं। अगर ये हमारे निकल चुके हैं तो इसके बाद आप इनको अच्छे से धोइए और खा सकते हैं, ठीक है। फिर इन्हें उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो सकता है। मतलब आप इसको खाना चाहें तो कई तरीके से आप इसको खा सकते हो, ठीक है। अगर आप बहुत मतलब आपका मन नहीं कर रहा है खाने का तो आप क्या तरीका अपना सकते हो कि भाई इनमें मसाले वगैरह नींबू डाल लो, प्याज टमाटर मिर्च ये सब आप अच्छे से इसको स्वादिष्ट बना सकते हो, तो पक्का आप खा जाओगे, मुझे यकीन है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर हो नहीं पाता है कभी कभी। हाँ, अगर मम्मी भिगो देती हैं तो खा लेती हूँ, नहीं होता है तो खुद से कोशिश भी नहीं करती हूँ, पर ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे चने को भी देख सकते हो, ठीक है। तो चने भी हमारे अंकुरित हो चुके हैं। अब चलते हैं नीचे आगे। तो यहाँ पे लिखा है, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? तो भाई आप बता सकते हो कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है। मतलब ये जो है इसका उत्पादन कैसे होता है। अगर आपको उत्पादन का मतलब नहीं होता पता है तो उत्पादन का मतलब होता है कि ये कैसे बनता है, कैसे उत्पादित होता है, कैसे ये हमारे हाथ में मतलब कैसे बना के हमारे पास आता है, ठीक है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित, मतलब ये अब हम अभी पढ़ेंगे, इसके पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। जैसे कि आपने मधुमक्खियां तो देखी ही होंगी, ठीक है। अगर मधुमक्खियां नहीं देखी हैं तो ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे पानी की टंकी हो, बड़ी वाली टंकी जो लगी होती है ना, तो वहाँ तो आपको पक्का ही मधुमक्खी का छत्ता मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ जाइए, वहाँ आप देख सकते हो कहीं ना कहीं आपको मधुमक्खियाँ मिल जाएगी। जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ हों तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं। अब मकरंद क्या होता है? तो मकरंद होता है फूलों का रस जो कि मीठा होता है। तो ये जो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूलों पर बैठती हैं, उनका मकरंद लेती हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल हो सके तो मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा दूँगी, ठीक है, कैसे मधुमक्खियाँ क्या करती हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से, और मैं आपको बता दूँ, ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी बात है, अगर आप सुन लीजिए। अगर आपको अच्छे से प्रॉपर इमेज के साथ वीडियो के साथ आपको क्लासेस देखनी है तो इसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल जोजेस स्टडी साइंस पे जाना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इस वाले चैनल पे आपकी साइंस तो बढ़ा रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ, पर प्रॉपर इमेज के साथ नहीं। आपके बुक में जो पूरा चैप्टर दिया गया है उसी को पढ़कर समझा रही हूँ। अगर आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो इमेज के साथ सीखना है, पढ़ना है, तो इसके लिए आपको हमारे उस वाले चैनल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, फूलों से मकरंद लेती हैं, फिर इन्होंने कहा है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। मतलब इन्होंने क्या किया है, फूलों का जो रस होता है, मीठा रस होता है, जिसको हम मकरंद बोलते हैं, वो एकत्रित करती हैं और कहाँ जाकर इकट्ठा कर देती हैं, जो उनका छत्ता बना होता है, ठीक है, वहाँ पे भंडारित करती जाती हैं, मतलब स्टोर करती रहती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ वर्ष में ही उपलब्ध होते हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। मतलब कुछ होते हैं, कुछ फूल जो होते हैं हमारे सीजनल होते हैं, कुछ खास सीजन में ही निकलते हैं। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उन फूलों के रस को इकट्ठा करती रहती हैं ताकि जब इन फूलों का सीजन चला जाए तो उनको मतलब वो भूखे ना मर जाएं। ये हम आपको एक और बात क्लियर कर देते हैं, मधुमक्खियाँ ये शहद क्यों बनाती हैं। तो मधुमक्खियाँ शहद अपने लिए बनाती हैं, पर उनके प्रोडक्शन जो है, उनकी मतलब शहद बनाने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि वो शहद एक्स्ट्रा भी हो जाता है। और क्या इसी एक्स्ट्रा, अब क्या बताएं, लोग जाते हैं मधुमक्खियों का शहद जो है उनका छत्ता तोड़ के मधुमक्खियों को बेघर कर देते हैं और उनका शहद निकाल लेते हैं क्या। लेकिन एक तरीके से क्या करना चाहिए इन लोगों को, क्या ऐसे करते भी हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ शहद
कुछ छत्ते तोड़ने वाले ऐसा करते भी हैं कि थोड़ा सा उनका छत्ता लगा रहने देते हैं, बाकी थोड़ा सा छत्ता जो आधा छत्ता जो होता है काट कर ले आते हैं, उससे शहद निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, कुछ छत्ते निकालने वाला पूरा पूरा उनका छत्ता ही साफ़ कर देते हैं। बेचारी उनमें मधुमक्खियाँ जो होती हैं बेघर हो जाती हैं, फिर मर जाती है। क्यों मर जाती है भाई? उनको अब खाने पीने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। शहद जो है वो खुद के खाने के लिए बनाती हैं, पूरे वर्ष भर वो लगभग 2-3 महीने में इतनी मेहनत करती हैं कि पूरे साल भर वो बैठ कर खाती हैं, ठीक है। और साथ में इतनी वो हमको भी शहद देती हैं। लोग मत छत्ता तोड़ ले आते हैं, उसको बेचते हैं, मतलब वो हमको कहीं ना कहीं मिलता ही है, ठीक है। अब हम की चलते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा है जंतु क्या खाते हैं। अच्छा, हमारा यहाँ पे रह गया है, हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारी भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब ये जो मधुमक्खियाँ जो भंडारित करती हैं शहद का, इसी को हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे लिखा है जंतु क्या खाते हैं, ठीक है। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिनकी आप देखभाल करते हो, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, ठीक है। अगर जैसे जंतु क्या खाते हैं, तो ये इस बात का आंसर जो है वो अच्छे तरीके से दे सकते हैं जिनके घर में कोई ना कोई जानवर पला हुआ होगा। हो सकता है आपके घर में कुत्ता पला हो, बकरी पली हो, गाय पली हो, भैंस पली हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ ना कुछ, हाँ, इस तरीके से। और मेरा बेटा जो है ओजस, वो कह रहा है कि हमारे घर में मछली पली है। तो भाई हमारे घर में मछली पड़ी नहीं है, पली है। तो भाई वो सिर्फ उसके मछली वाले दाने जो हैं वो सिर्फ वही खाती है। और जैसे कि आपके घर में कुत्ते होंगे तो वो शायद मीट, मछली, ब्रेड, अगर आप वेजिटेरियन हो तो मीट वगैरह तो नहीं देते होंगे उसको, ब्रेड, दूध वगैरह ये सब आप देते होंगे। और कहा जाता है जानवरों को मीठा नहीं देना चाहिए, उनके से क्या कहते हैं, बाल जो है झड़ने लगते हैं, उनकी स्किन खराब होने लगती है, ठीक है। ऐसे ही आपको किसी घर में गाय होगी, भैंस होगी, तो उनको पता होगा अच्छे से कि गाय, भैंस, ये सब चीज़ें जो जानवर हैं ये क्या खाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है फिर आपको इनकी देखभाल भी अवश्य करनी होगी। आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं, क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है। तो इन्होंने एक एज एग्जाम्पल, मतलब एज ए एक्सपेरिमेंट आपसे बोला है कि क्या आपने कोई भी ऐसा जो मतलब गिलहरी हुई, कबूतर हुई, ये जो छोटे छोटे जीव हुए, चूहे हुए, उनको कभी खाते हुए देखा है। तो अगर आपने देखा हुआ तो वाकई में आप देखते ही रह गए होंगे, क्योंकि इन छोटे छोटे जानवरों को खाने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। गिलहरी को मैंने खाते हुए देखा है, मैं कहीं गई थी क्या, कहीं थी मैं, तो वहाँ पे गिलहरी इस तरीके से इस खाती है, बहुत अच्छा लगता है गिलहरी खाते हुए। गिलहरी को खाते हुए देखना वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो वो तो मैंने भी देखा है। इतनी भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गिलहरी अखरोट खाते हुए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गिलहरी जो है वो अखरोट खा रही है बैठी। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्रियाकलाप जो है वो 6 दिया गया है। इसमें दिया गया है सारणी 1.5 में अनेक जंतु के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पे एक सारणी बना दी गई है, इनमें कुछ जानवरों के नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जानवरों के नाम लिखे गए हैं और इनके खाया जाने वाला भोजन, जैसे भैंस जो है क्या क्या खाती है, घास खाती, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, ये खाती है। बिल्ली की बात करें तो छोटे जंतु जैसे चूहा और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है। और पक्षी, दूध, ठीक है, पक्षी भी खा जाती है, दूध पीती है। चूहे के बारे में बताना है, शेर के बारे में बताना है, बाघ के बारे में बताना है, मकड़ी के बारे में बताना है, छिपकली के बारे में बताना है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं मैं आपको इनके आंसर दूंगी, पर इस क्लास में नहीं दे, क्योंकि अब इन सब का आंसर देने लगी तो क्लास जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा, जहाँ पे मैं आपके चैप्टर के आंसर करवाऊंगी, वहाँ पे मैं इनके भी आंसर करवा दूंगी, तो साथ के साथ होते जाएंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे हमारा है, यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं क्रियाकलाप 7 पे, ठीक है। तो क्रियाकलाप 7 जो हमारा दिया गया है, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे, खेलो जाके जाओ, जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं,
ठीक है। तो हमको पहले उन जंतुओं के नाम लिखना है जो सिर्फ पादप उत्पाद खाते हैं, मतलब पादपों पे ही निर्भर करते हैं, मतलब वो वेजिटेरियन है। कुछ उल्टा सीधा, उल्टे सीधे का मतलब वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा ये सब फालतू चीज़ें नहीं खाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं कि शाकाहारी जंतु कहते हैं, ठीक है। हम आपको बता दें शाकाहारी जंतु क्या होते हैं, फिर से आपको बता देते हैं, आपको नहीं समझ में आया होगा। देखो, शाकाहारी वो होते हैं जो जंतुओं पर कहीं ना कहीं निर्भर नहीं रहते हैं, जैसे मीट मछली ये सब चीज़ें जो हैं, मांस वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, वो होते हैं हमारे शाकाहारी जंतु। जैसे कि बंदर की बात करते हैं तो बंदर जो होता है वो हमारा एक शाकाहारी जंतु है। हाथी की बात करते हैं तो हाथी भी हमारा एक शाकाहारी जंतु है। अगर बात करते हैं शेर, चीता, लोमड़ी, इन सब की बात करते हैं, ये हमारे मांसाहारी जंतु हैं। हमारे मांसाहारी जंतु इसलिए हैं क्योंकि ये शिकार करके खाते हैं। अगर हाँ इनको थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है, फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं नहीं खाते होंगे, लेकिन मैंने खाते हुए देखा है, ठीक है। ज़ू में मैंने खाते हुए देखा है, तो मैं कह रही हूँ खाते हैं, पर इनको मांसाहारी की श्रेणी में ही रखा गया है, ठीक है। तो जो चलिए इनको पढ़ ही लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। यहाँ कुछ ऐसे जंतु हैं जो प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैंने समझा ही दिया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है, क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि क्या आप ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे भी हो जंतु दोनों ही होते हैं। तो ऐसे की बात की गई। तो कुत्ता जो होता है वो हमारा सर्वाहारी होता है, क्योंकि कुत्ते को मीट मछली खाना मछली का तो मुझे नहीं पता, पर मीट खाना उसे पसंद है। और साथ ही साथ वो दूध भी लेता है और खाना भी खा लेता है, रोटी खा लेता है, ये सब चीज़ें भी ले लेता है। इसका मतलब है कि वो हमारा एक सर्वाहारी जंतु है। जो सर्वाहारी का मतलब होता है वो दोनों चीज़ें खाता है। और हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। शाकाहारी वो होते हैं जो सिर्फ शाक खाते हैं। शाक कहाँ होते हैं, पेड़ पौधों से रिलेटेड वर्ड है शाक, ठीक है। जो सिर्फ पादप पे निर्भर होते हैं वो होते हैं शाकाहारी। और जो जीव जंतुओं को खाते हैं वो होते हैं हमारे मांसाहारी। जो पादपों और जंतुओं दोनों पर निर्भर होते हैं, दोनों को खाते हैं, वो होते हैं हमारे सर्वाहारी। अब यहाँ पे चलते हैं, हमारी एक सारणी दी गई है जिसमें हमें शाकाहारी चीज़ें लिखनी है, फिर मांसाहारी चीज़ें लिखनी है और सर्वाहारी चीज़ें लिखनी है। शाकाहारी हमें हमारी गाय आती है, आपको मैंने बंदर बता दिया, हाथी बता दिया। मांसाहारी में शेर, चीता, बाघ लिख सकते हो। सर्वाहारी में कौवा, कुत्ता, और क्या लिख सकते हो, हम इंसान भी एक जीव हैं, पर हम जो जीव हैं वो हैं सर्वाहारी, हम दोनों ही खाते हैं, ठीक है। पर कोई मतलब कहे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, जैसे कि मैं खुद को वेजिटेरियन बोलती हूँ, पर मैं प्योर वेजिटेरियन नहीं हूँ, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन कोई हो भी नहीं सकता, ठीक है। मैं क्यों नहीं हो सकता, इसका रीज़न जो है वो मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे एक पहेली दी है, इन्होंने पहेली जानना चाहती है कि ये जो लड़की है इसका नाम दरअसल पहेली है। इसने कहा है कि 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखोगे। तो भाई मैंने आपको साफ साफ बता दिया, मनुष्य हमारा जो है वो सर्वाहारी की श्रेणी में आएगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनुष्य जो है वो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। मतलब हम जानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। पर्याप्त भोजन की बात मतलब क्या हुआ, अभी आपको पता चल जाएगा। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो जाए। भाई हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, निकलो इनसे चल। तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। और क्या होता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, इस वजह से लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। मतलब कुछ हमें ऐसे उपाय सोचने चाहिए कि हमारी पैदावार जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, जिससे लोगों को पर्याप्त भोजन मिल जाए, ठीक है, सबका पेट भरे, ठीक है। तो उपाय तो कई सारे सोचे गए हैं, पर उन पे अमल हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पता नहीं क्यों। चलिए, प्रमुख शब्द इन्होंने दिए हैं, ठीक है, इन प्रमुख शब्द को देख लेते हैं। वैसे हमारा क्या हुआ, क्या बोलते हैं, चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है शायद, अभी पता चल जाएगा चैप्टर ख़त्म हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने संगठक वर्ड दिया गया है, संगठक। अब संगठक क्या होता है, हालांकि मैंने ये सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं सबका मतलब जो है अच्छे से समझाया है,
जो हमारा पहला वर्ड है संघटक। संघटक का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए, इसका मतलब होता है पदार्थ। अब पदार्थ का मतलब यहाँ पे क्या है, लेना देना है चीज। अब चीज क्या होता है, तो ये जो संघटक वर्ड है वो हमारे भोजन से रिलेटेड है। जैसे कि बात करते हैं हम दाल की, ठीक है, तो हम दाल बनाने में किन किन चीज़ों का यूज करते हैं, किन किन पदार्थों का यूज करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, संघटक होते हैं। जैसे दाल बनाने के लिए हमें दाल की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, नमक की ज़रूरत होती है, अगर मिर्च मसाले डालने चाहें तो उनकी ज़रूरत होती है, तड़के के लिए हमें तेल की ज़रूरत होती है, और जीरा, अगर आपको टमाटर प्याज डालना है तो ये इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हमारी लिस्ट तैयार हुई है दाल बनाने के लिए, यही हमारे क्या कहलाते हैं, संघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संघटक कहलाते हैं। अब हमारा दूसरा वर्ड है खाद्य। खाद्य क्या होता है, तो हम आपको बता दें, जो चीज़ें हम खाते हैं, भोजन के आहार के रूप में लेते हैं, वही हमारा खाद्य होता है, ठीक है, खाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा दिया है मकरंद। मकरंद भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो मकरंद होता है मीठा रस, जो कि हमें फूलों से प्राप्त होता है। तो मधुमक्खियाँ जो होती हैं शहद बनाने के लिए फूलों से मकरंद लेती हैं, या फूलों का मीठा रस लेती हैं, तो यही होता है हमारा मकरंद। तीसरा है हमारा अंकुरित बीज। अंकुरित बीज क्या होता है, जैसे कि हमने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था बीजों को अंकुरित करने का, जिसमें हमने मूंग की दाल और चने की दाल ली थी, जिसमें हमने क्या किया था, एक रात हमने मूंग की दाल और चने की दाल को भिगो कर रखा था। मतलब पानी भर के उनमें मूंग की दाल वगैरह डाल दी थी। फिर अगले दिन हमने उसको निकाला था, फिर उसको एक कपड़े में बांधकर 2 दिन के लिए छोड़ दिया था। फिर हमने देखा था कि उसमें मूल रोम व्हाइट कलर की कुछ आकृतियाँ निकली हुई नजर आ रही थी। वही आकृतियाँ जो मूल रोम निकलना, वही व्हाइट कलर की संरचना निकलने को ही हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं, ठीक है, अंकुरित बीज कहते हैं। यहाँ अगर संरचना व्हाइट कलर की निकल आई है तो कह देंगे कि ये जो हमारा बीज था वो अंकुरित हो चुका है। फिर है हमारा शाकाहारी। तो शाकाहारी को मैंने अभी अभी आपको समझाया था। शाकाहारी वो होते हैं जो सिर्फ पादपों पे ही निर्भर करते हैं, जो पेड़ पौधे की चीज़ें ही खाते हैं, बाकी जंतुओं पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे गाय, और हमारी गाय हुई, बंदर हुआ, हाथी हुआ, ये जो है वो हमारे शाकाहारी हैं। मांसाहारी की बात करते हैं तो मांसाहारी वो होते हैं जो सिर्फ अपने भोजन में सिर्फ जंतुओं पर निर्भर करते हैं, जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, वो हमारे होते हैं मांसाहारी। जैसे शेर, बाघ, चीता, ये हमारे मांसाहारी जंतु हैं। बात करते हैं सर्वाहारी की। सर्वाहारी वो होते हैं जो जंतुओं पर भी निर्भर करते हैं और पेड़ पौधे पे भी निर्भर करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हम मनुष्य, ठीक है। तो आपको ये सारे जो प्रमुख शब्द थे वो आपको फिर से रिवाइज हो चुके होंगे। आगे हम देख लेते हैं सारांश। तो सारांश में इन्होंने क्या लिख कर रखा है, इन्होंने कहा है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। तो भाई हाँ, हमने देखा है कि साउथ का भोजन अलग होता है, नॉर्थ का भोजन अलग होता है, और ईस्ट का भोजन अलग है, तो वेस्ट का भोजन जो है वो अलग है। हमारे देश के हर हिस्से का भोजन लगभग कहीं ना कहीं अलग है। इसलिए हमारे देश में भाषा की विविधता के साथ साथ भोजन की भी विविधता देखने को मिलती है। विविधता का मतलब होता है अंतर, अलग अलग, विभिन्न, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है दूसरा पॉइंट, यहाँ पे लिखा है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और तथा जंतु हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इस बात का मतलब हमारा यही हुआ, हम जो भोजन लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम पौधे पे निर्भर हैं तो कहीं ना कहीं हम जंतुओं पर निर्भर हैं। अगर हम पौधे पे निर्भर नहीं है तो जंतुओं पर निर्भर होंगे, जंतुओं पे निर्भर नहीं है तो पौधे पे निर्भर होंगे, ठीक है। यही होता है हमारा क्या, भोजन के स्रोत। फिर हमारा है जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी, मतलब जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है समाप्त। अगर आपको इसको पूरे चैप्टर को वीडियो फॉर्म में देखना है, अच्छे से देखना है, हालांकि मैंने आपको यहाँ पूरा चैप्टर पढ़ाया है, अगर इसकी मेन हेडिंग्स जो हैं वो आपको सीखनी
देखनी है, पढ़नी है और वीडियो के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, ठीक है, देखनी है, तो इसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल जोजेस स्टडी साइंस पे जाना होगा, ठीक है। और अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो इसी क्या बोलते हैं, इसी चैनल पे आप अपनी मैथ्स की क्लासेस देख सकते हो। साथ में ही ये जो हमारा अभ्यास वाला जो जितने भी हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आपको ये करने हैं तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको बता दें हमारा ऐप है जोजेस स्टडी नाम से, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा और डाउनलोड जरूर कर लेना।